A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आपको जैसा कि पता है हमने पीजीटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच चलाया हुआ है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का सेकंड लेक्चर। और इस सेकंड लेक्चर में आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन की एडिशन की बात आज हम करने वाले हैं। और जो ये एडिशन हम पढ़ रहे हैं अभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, ठीक है ना, वही आपका कीटोन या एल्डिहाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास कोई ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और मैं इस पे हाइड्राइड H- का अटैक कराता हूं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले होगा क्या। देखो H- क्या एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है ना। और यहाँ पे देख रहे हो आपको पता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो क्या होगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पेंटावेलेंट होने के कारण ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। फिर क्या होगा, इससे बाद में आपका वर्कअप हो जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो H- है ये आता कहां से है। तो जनरली हम यहाँ पे दो टाइप के, आप अगर एक बात यहाँ पे देख भी रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड OH हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये एक टाइप से ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे आपका दो टाइप के रिएजेंट्स यहाँ पे देखेंगे जो आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट होंगे जो आपका H- देते हैं। सबसे पहला है LiAlH4। वैसे तो हम रिएजेंट में बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे इनको, ठीक है ना, एक एक रिएजेंट को मार्क्स से अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वर्क बता देता हूँ इसका, आपको वही करके आपका काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम रिएजेंट पढ़ेंगे तब इन्हें देख लेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूं LiAlH4 की, तो LiAlH4 में होता क्या है, जो एल्यूमिनियम है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और यहाँ पे लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो 3 होती है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं होता, ठीक है ना। दूसरे के रिएजेंट की बात करूं तो ये होता है NaBH4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा, AlH बॉन्ड। इसमें क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है और यहाँ पे चार हाइड्रोजन इस टाइप से अगर बोरोन से जुड़े होंगे, यहाँ पे एक Na+ होगा, B- होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है BH। अब अगर इन दोनों बॉन्ड की मैं बात करूं तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो अच्छा बॉन्ड नहीं है और ये जो बॉन्ड है ये अच्छा बॉन्ड है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक बॉन्ड है। ये बॉन्ड वीक होने के कारण होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये यहां से H- दे देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्योंकि मेटल है। तो मेटल हमेशा H को कैसे निकालेगी, ऐसे H ऐसे जाएगा तो H- यहां से निकलता है। मींस इस पूरे रिएजेंट का काम क्या होता है, ये बस H- देता है, इसका काम और कुछ नहीं होता है, ये H- देता है और कंपाउंड का रिडक्शन कर देता है। इसी टाइप से यहाँ पे ये भी H- देगा, ये भी H- देगा, लेकिन ये जो H- देगा वो इस वाले से कम देगा, इससे कम देगा। क्यों कम देगा इससे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड वीक है और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। तो दोनों रिएजेंट का काम क्या होता है, ये H- देते हैं और रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर दोनों की बात करूं तो दोनों क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये होगा आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स अगर मैं इन दोनों की रिड्यूसिंग टेंडेंसी का कंपैरिजन करूं तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये होगा आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। इसे आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट और वो होगा आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट। मींस इसकी रिडक्शन टेंडेंसी उससे ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव होगा ड्यू टू द BH बॉन्ड एंड हियर ड्यू टू द ALH बॉन्ड। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब उस मुझे याद रखना है कि इन दोनों का बस काम होता है, ये दोनों H- देते हैं, ठीक है ना, और फिर मींस मैं वहां पे रिएक्शन में सीधा H- के एडिशन की बात करूंगा। तो एडिशन ऑफ H- की बात करें तो हम वहां पे ये दोनों रिएजेंट ले सकते हैं। वैसे तो रिएजेंट और भी होते हैं, जब हम लिथियम बेस्ड एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, सोडियम बेस्ड रिएजेंट पढ़ेंगे वहां पे रिएजेंट्स में, तो वहां पे हम बहुत ही अच्छे से बहुत सारे रिएजेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे कि डाइबल H वगैरह। लेकिन यहाँ पे बस हम इन्हें ही देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया इनके बारे में? चलो हम आगे चलते हैं। ओके, अब मैं अगर आपको एक आधा एग्जांपल लेके दिखाऊं, मैं कहूं यहाँ पे है ROH और यहाँ पे मैं ले लेता हूं LiAlH4। अब अगर ये लिख रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं LiAlH3 और एक H यहाँ पे लिख सकते हैं। ये H एज अ हाइड्राइड आयन जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो बनेगा क्या, RHO- Li+ और यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप से बनेगा। और फिर दूसरे पार्ट में आपका वर्कअप होगा और वर्कअप क्या करेगा, इसे बना देगा RCH2OH, वहां पे जाके H जुड़ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपकी रिएक्शंस होगी। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ जी, आप नोट कर लीजिए एक बार। चलो ये ले लेते हैं हम। चलो इस बार मैं NaBH4 ले लेता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेता हूँ। इसका नाम है जी सोडियम बोरोहाइड्राइड और उसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो होगा क्या, यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा। देखो डरना बिल्कुल ही है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल होती है, बस हम लोग डर ज्यादा जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन ये बहुत ही सिंपल होती है। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल आपका बनेगा, यहाँ पे फिर वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप से आपको डरना नहीं है, जहां पे वर्कअप की जरूरत पड़े वहां आप करा देना। आपका अच्छे खासे लेवल पे आप आ चुके हो, ये मत देखना कि कहाँ से आपको H मिला है, ठीक है ना। वर्कअप कराना जरूरी है क्योंकि लास्ट में जो आयनिक स्पीसीज होती है वो अनस्टेबल स्पीसीज आपको नहीं छोड़नी है प्रोडक्ट में। बोलो समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी है। बोलो रिएक्शन समझ में आई? मीन्स इन दोनों का काम क्या होगा, बस H- देना होगा और वो H- अटैक करेगा यहाँ पे जाके, क्योंकि H- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। देखो क्योंकि एडिशन हो रहा है, वो H जाके ऐड हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो हम इसे दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन है जी, इस बार हम एडिशन करा रहे हैं वाटर का। और ध्यान से देखो क्या होगा, और यहां पे आपके पास होगा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में होगा। क्यों होगा एसिड की प्रेजेंस में? ध्यान से देखो, अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वाटर। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कोई आपकी गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये एक वीक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है। क्या है? वीक, क्योंकि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एजेंट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है एसिड। एसिड का काम क्या होगा? एसिड का काम होगा बस इसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं देख लेता हूं क्या आपका प्रोडक्ट होगा, हम फिर आगे चलेंगे। प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा जी आपका, ठीक है। और ये क्या बना, एक ही कार्बन पे जहां पे दो OH ग्रुप लगे होते हैं उसे कहते हैं जैम डाइओल। क्या कहते हैं इसे? जैम डाइओल। तो यहां पे बनेगा जैम डाइओल, या इसे हाइड्रेट भी कहते हैं।
बोलो समझ में आ रहा है, जैम डाइवोल बनेगा। मैकेनिज्म इसकी देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो फिर से देखो, अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में कीटोन पे या एल्डिहाइड पे H2 अगर एडिशन करा रहा हूं तो क्या बनता है, जैम डाइवोल बनता है। चलो इसे अच्छे से देख लेते हैं, और मैकेनिज्म हम इसकी देख लेते हैं। हम इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है आपके पास ROS, जो एल्डिहाइड सबस्ट्रेट है, वो सबसे पहले एसिड पे अटैक करता है H+ पे, और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इस पे अटैक कर देगा और बना क्या लेगा, H जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, कुछ इस टाइप से आपका सबस्ट्रेट मिलेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, पहले भी ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, लेकिन अब जो सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक बना है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, ध्यान से देखो, पहले क्या था, ये आपका इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, क्या हो रहा था, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन पहले यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ा देगा, मींस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको और इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन अब प्लस साइन आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होगा, उससे क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो सेंटर होगा ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं, एसिड लेके आ रहे हैं। अब जो आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वाटर क्या करेगा, अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कुछ इस टाइप से, और ये बॉन्ड इधर चल जाएगा, बनेगा क्या, ये बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ही लिया हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस H पे अटैक कर देगा और ये यहां पे जाएगा, बनेगा। तो आप यहां पे देख रहे हो, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, जैम डाइओल मिल रहा है। बोलो क्या मिल रहा है, जैम डाइओल मिल रहा है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा इसका, ये मींस यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यहाँ पे वाटर आके एडिशन होगा, फिर वाटर में दूसरा वाटर इसके हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम नेक्स्ट। चलो इस बार हम ले लेते हैं एसीटोन। ये ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H3O+। देखो आप H3O+ लिख लो या वाटर ओब्लिक H लिख लो। सबसे पहले होगा क्या, H3O+ को मैं थोड़ा ओपन करके लिख लेता हूं, ये होगा। अब यहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा और बना लेगा आपका CH3OH+, ये बना लेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा, जो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बचा ये आएगा और ये अटैक कर देगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3COH और यहाँ से आके जुड़ जाएगा वाटर, क्योंकि अपना लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब मेरे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये जब बेस काम करेगा यहाँ से H को निकाल लेगा, ये बनेगा CH3COH। बोलो समझ में आ रहा है, तो आपके पास फिर से जैम डाइओल बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सिंपल है, काफी सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे जैम डाइओल आप इससे बना सकते हो। बोलो समझ में आया। चलो और रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाटर का एडिशन आपको समझ में आया, बोलो ठीक है। नेक्स्ट एडिशन हम देख लेते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एंड वी नो एल्कोहल इज ऑल्सो अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ
एसिड होगी। तो यहाँ पे लेट से मैं ले लेता हूँ CH3OH और इसके साथ में ले लेता हूँ H+। सबसे पहले वही H+ क्या होगा, H+ सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने आएगा, ये होगा, ठीक है ना, बोलो समझ में आया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे CH3OH है हमारे पास, ठीक है, ये अटैक करेगा। देखो O के ऊपर क्या है, O के ऊपर लोन पेयर है, तो O अटैक करेगा जाके यहाँ पे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ और ये बन जाएगा O CH3H+ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, CH3OH है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा ऐसे और ये बनेगा ROH OH। बोलो समझ में आ रहा है। फिर से हमारे पास क्या बना, सॉरी जस्ट वेट अ सेकंड। यहाँ पे क्या बनेगा, ये H निकलेगा, OCH3 बनेगा, OCH3, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है। अब जो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हेमी एसिटल। क्या होता है, हेमी एसिटल। अब क्या हो सकता है, अगर मैं इसका फिर से रिएक्शन CH3OH से करा दूं, तो यहां पे जो ये OH है ये भी निकल के यहां पे बन जाएगा OCH3, और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम होता है एसिटल। क्या होता है, एसिटल। चलो एक रिएक्शन और देख लेता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। और इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं CH3OH से। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, चलो वो तो करा दिया, और फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा तो बनाएगा RCOH और यहाँ पे बनेगा R', ये बनेगा OCH3, सीधा ही लिख देता हूँ। फिर से आप CH3OH के साथ अब रिएक्शन कराओगे और इधर भी OCH3 जुड़ जाएगा, जैसे पहली रिएक्शन में हुआ था। OCH3 इधर हो जाएगा, OCH3 इधर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है हेमी कीटल और ये हो जाता है कीटल। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सबस्ट्रेट क्या ले रहा हूं, अगर मैं अगर मैं रिएक्टेंट को यहाँ पे कीटोन ले रहा हूं तो बन रहा है हेमी कीटल और उसके बाद में बन रहा है कीटल। अगर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं तो बन रहा है हेमी एसिटल और फिर बन रहा है एसिटल, ठीक है ना। हेमी क्यों आया यहाँ पे, हेमी वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे OH है, इसलिए क्योंकि वो आधा एसिटल बना है, आधा एसिटल। इस बार वो पूरा एसिटल बन गया, दोनों OH वहां से हट गए तो वो हो जाता है आपका एसिटल। इसी टाइप से जब एक OH है तो हेमी कीटल और दोनों आगे तो कीटल, ठीक है ना। कीटोन से बना है इसलिए इसका नाम कीटल हो जाता है। ये आपका एल्डिहाइड से बना है, यहाँ पे आ जाता है एसिटल। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कीटल और एसिटल के बारे में कि कैसे हम उनका नेमिंग करते हैं, कैसे क्या होता है। तो देखो जनरली अगर आपके पास है एल्डिहाइड सबस्ट्रेट है तो वो बनाता है हेमी एसिटल एंड देन आफ्टर देन एसिटल। अगर आपके पास कीटोन है तो वो बनाता है हेमी कीटल और कीटल। बोलो समझ में आ रहा है। आपके पास क्या बनेगा, हेमी कीटल और कीटल बनेगा। जैसे कि एसिटल की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास हेमी एसिटल, क्योंकि देखो ये किससे बना है, एल्डिहाइड से बना है, तो ये होगा हेमी एसिटल। यहां पे अगर एसिटल की बात करूं मैं तो एसिटल की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा क्या, OCH3 और जो ये H है इसकी जगह पे आ जाएगा OCH3, दोनों OH हट गए तो ये हो गया आपका एसिटल। अब हम बात करते हैं हेमी कीटल की। तो हेमी कीटल क्या होता है, ये कीटोन से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, ये कीटोन से बनता है। और अगर बात करें हम कीटल की तो कीटल में क्या होगा, ये भी कीटोन से बनेगा और यहां पे हो जाएगा OCH3 दोनों OH यहां से हट जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल और हेमी कीटल, ठीक है ना, कीटल और हेमी कीटल। बोलो समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लूं
और मैं पूछने लगूं बताओ ये क्या है, तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो इसमें। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या था, इसमें एक साइड OH था एक साइड OCH3 था, तो यहाँ पे देखो OH है और इधर O और यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक OCH3 के जैसा ग्रुप है और एक OH है। दूसरी साइड इसमें क्या था, एक CH3 था एक H था। इस साइड एक CH3 के जैसा ग्रुप है यानी कि एल्केन ग्रुप है और इधर आपका H है। तो ये होता है आपका साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक हेमी एसिटल। अगर यहीं पे हम ये ले ले OCH3 तो ये हो जाता है आपके पास एसिटल। बोलो समझ में आ रहा है, हेमी एसिटल और एसिटल, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं ये ले लूं तो ये हो जाता है आपका एसिटल, क्या हो जाता है एसिटल। और अगर यहीं पे आपके पास हो तो ये हो जाता है हेमी एसिटल, क्या हो जाता है हेमी एसिटल। बोलो समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपके पास हेमी एसिटल। कैमरे में आ रहा है क्या, या परफेक्ट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है। ये आपका साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ठीक है ना। यहां पे हम ले लेते हैं ये, तो ये बताओ क्या है। तो आप कहोगे इसी कार्बन से, इसी एक ही कार्बन से जुड़ते हैं सब, इसी कार्बन से एक O और एक एल्केन का ग्रुप जुड़ा है या एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक O फिर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्या होगा आपका, या तो एसिटल है या कीटल है। अब अगर आप देखोगे इधर एक एल्केन ग्रुप है इधर भी एक एल्केन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आप कह लो, तो ये क्या है आपका पूरा साइक्लिक कीटल है। बोलो समझ में आ रहा है, क्या है साइक्लिक कीटल। तो इस टाइप से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो कीटल का और साइक्लिक कीटल का। फिर से देखो एक ही कार्बन पे या तो एक OCH3 एक OH जुड़ा होगा या दोनों OCH3 जुड़े होंगे। अगर इधर एक एल्डी एक H और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो आपका हो जाएगा एसिटल या हेमी एसिटल। और अगर दोनों CH3 जुड़े हैं तो कीटल या हेमी कीटल, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। जैसे कि एक साइड अगर OH जुड़ा होगा तो वो हेमी हो जाएगा और अगर दोनों OCH3 जुड़े होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एसिटल या कीटल हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ओके जी, तो आप लोगों ने अभी देखा है कि किस टाइप से मैंने डाइओल को हेमी एसिटल या आपका एसिटल में चेंज किया था। अब हम अगर उल्टा यहां पे लेके चले, मींस रीजनरेशन ऑफ डाइओल की बात करें या रीजनरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो दैट इज वेरी सिंपल। देखो ध्यान से देखो क्या होगा। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है RCOR और मुझे यहां पे बनाना क्या है, इससे मुझे बनाना है RCROH, ये जैम डाइओल बनाना है यहां से इन ओर को हटा के। तो देखो इट इज वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे वहां पे रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहे थे, इस बार हम रिएक्शन को उल्टा लेके जाएंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन आपका होगा क्या, वाटर और HCl एसिड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो एसिड है उसका उससे H+ आएगा, या मैं यहां पे लिख लेता हूं HCl लिख लेता हूं। और यहां पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बनेगा क्या RCR-OR-H+ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये बाहर निकल जाएगा पूरा लिविंग ग्रुप, क्योंकि देखो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो बनेगा
आर प्राइम और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आर प्लस आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है वाटर। वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस टाइप से, ऐसे अटैक करेगा और ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा आर सी आर डैश ओ एच एच प्लस और यहाँ पे आ जाएगा ओ आर। अब आपको पता है यहां से जो Cl निकला था वो आपके पास अभी भी है, वो Cl माइनस, वो Cl माइनस यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आर सी ओ एच आर डैश ओ आर, ये बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो एक ओ आर को तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया, दूसरा ओ आर रिमूव करने के लिए बचा है, तो हम फिर से वही रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले एसिड का H प्लस यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये ऑक्सीजन, Cl बाहर, आर सी ओ एच आर प्राइम ओ आर एच प्लस। अब क्या होगा, इस ओ एच का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये बनेगा आर सी आर प्राइम डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ये ऐसे बनेगा। इस बार फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, बनेगा आर सी आर प्राइम ओ एच और यहाँ पे बनेगा ओ एच एच प्लस। अभी हमारे पास फिर से यहाँ पे जो Cl माइनस आया था वो Cl माइनस आएगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बना लेगा आर सी आर प्राइम ओ एच और यहाँ पे बन जाएगा ओ एच। तो देखो कितना सिंपल था करना, आपको दो ओ आर हटाने थे, दो ओ एच जोड़ने थे, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैम डाइओल बन गया है। ओके, अब अगर आपके पास कुछ इस टाइप से एक सबस्ट्रेट हो, ये आपको दे दिया जाए, तो आप इसमें क्या करोगे, मीन्स कैसे इससे रिएक्ट कराओगे, क्या क्या इससे बनेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा और यहाँ पे OH में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर देखो न्यूक्लियोफिलिक साइट है और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड जाएगा ऐसे और बनेगा क्या, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन सीधा जाके इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक H है और एक O माइनस है। बोलो समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बनेगा प्लस, कुछ इस टाइप से। अब जो ये माइनस है ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कुछ इस टाइप से और ये बना लेगा OH, तो ये बनेगा आपका सबस्ट्रेट। बोलो समझ में आ रहा है। अब बताओ ये बना क्या है, देखो ध्यान से देखो बना क्या है, क्या ये साइक्लिक हेमी एस्टर है, हेमी एसिटल। बोलो क्या ये साइक्लिक हेमी एसिटल है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ही कार्बन से एक OH लगा है, एक O और फिर आगे एक एल्काइल ग्रुप OCH3 टाइप का ग्रुप लगा है, ठीक है ना। ये तो इसी कार्बन पे और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 टाइप का ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो आप कह सकते हो कि यह क्या है, ये हेमी एसिटल है क्योंकि एक OH जुड़ा है। अगर यहाँ पे OCH3 होता तो एसिटल हो जाता। और ये कैसा है, साइक्लिक है, तो ये हो गया साइक्लिक हेमी एसिटल। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल हो गया। बोलो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम थोड़े से यूजेस देख लेते हैं कि जो एसिटल होते हैं और कीटल होते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इनका। एक वो यूज आपका है इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप केमिस्ट्री। अब क्या होता है ये प्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री या प्रोटेक्टिंग ग्रुप केमिस्ट्री, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार चीज है ये यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अब अगर मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, लेट्स से आई हैव अ सबस्ट्रेट, ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट है। इसमें देखो इधर क्या है आपका, ये कीटोन है और ये यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। और यहाँ पे मैं आपको दे दूं RMgX और दूसरे में मैं दे दूं H3O+, ये मैं आपको दे दूं। तो आप यहां पे क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो RMgX है वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, लेकिन फिर आप कहोगे कि यहाँ पे तो दो कार्बोनाइल कंपाउंड है,
एक उसमें कीटोन है और दूसरा एल्डिहाइड है। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट मैं कहूंगा रिएक्टिव टुवर्ड्स किसके किसके रेस्पेक्ट में आप रिएक्टिव देख रहे हो, तो आप क्या होगे, जो आपका RMGX है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो यहाँ पे आर है वो आके अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ठीक है ना। तो आप क्या होगे, ये यहाँ पे R माइनस अटैक करेगा तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। बोलो समझ में आ रहा है। अब मैं देखूंगा इनमें से कौन सा आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक है टुवर्ड्स RMGX, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर एक एल्काइल ग्रुप लगा, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप प्लस आर इफेक्ट होते हैं, तो ये प्लस आर इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही प्लस आर इफेक्ट है, इधर आपका ये सॉरी एच है यहाँ पे, ठीक है, इधर आपका एच लगा हुआ है, तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो प्लस आई इफेक्ट है ना माइनस आई इफेक्ट है, तो इसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होगा और इसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, तो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी क्योंकि ज्यादा होता है तो आप एल्डिहाइड का रिएक्ट कराओगे। अब ध्यान से सुनो, लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहूं कि आपको जो अटैक कराना है वो कीटोन पे कराना है, एल्डिहाइड पे नहीं कराना है, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उस पर अटैक ना हो, वो एज इट इज बचा रह जाए, जो कम रिएक्टिव है उस पर रिएक्शन हो जाए। तो ये तो आपको देखने में इम्पॉसिबल सा लगता है, नहीं ये पॉसिबल है। उसमें उसी के लिए हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहां पे देखो, थोड़ा हम वैसे तो इन्हें अच्छे से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को, प्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री जहां पे हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप जब हम अलग से पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे हम इसे बहुत अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब अगर मैं इस रिएजेंट से पहले यहाँ पे लेके आ जाऊं डाईओल, क्या लेके आ जाऊं, एक डाईओल लेके आ जाऊं कुछ इस टाइप से, तो जनरली जो डाईओल्स होते हैं वो करते क्या है, डाईओल्स यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड है यानी कि जो मोर रिएक्टिव है उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर लेगा जी ये यहाँ पे। और प्रोटेक्ट किस टाइप से करेगा, कुछ इस टाइप से आपके पास होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके पास ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इस OH को प्रोटेक्ट, इस सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया जो आपका मोर रिएक्टिव ग्रुप था। अब जो RMGX का R माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। मीन्स आपको मिलेगा क्या, ROH, यहाँ से ये R डैश कह देता हूँ मैं, R डैश आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे फिर हम इसका फिर से डीप्रोटेक्शन कर देंगे, और डीप्रोटेक्शन के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे हो अगर यहाँ से यहाँ मैं जाऊं सीधा तो इस वाले ऑक्सीजन पे एडिशन हो गया है, यानी कि आपका कीटोन पे एडिशन हो गया, लेकिन एल्डिहाइड पे एडिशन नहीं हुआ है। तो ये केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, इसे प्रोटेक्टिव ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं डायोल ले लेता हूं तो ये इसका प्रोटेक्शन कर देता है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगर देखो जनरली मैं कीटोन ग्रुप ले रहा हूं एक, और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं। अब आप यहां पे कहोगे, हाँ आप ये भी तो कह सकते हो कि प्रोटेक्शन इसका ही क्यों हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ। अरे भाई ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव पहले रिएक्ट कर लेगा, उससे प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं इस ग्रुप की रिएक्शन कराऊं इससे, तो ये प्रोटेक्ट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से कुछ प्रोटेक्ट हो जाएगा। और बात तो मीन्स यहाँ पे जो आपके अगर डाइओल आप कीटोन या एल्डिहाइड के साथ ले तो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट। अब अगर आप इस ग्रुप की बात करो तो देखो इस ग्रुप में एक यहाँ पे OCH3 टाइप का ग्रुप, OCH3 टाइप का ग्रुप, मीन्स एसिटल या कीटल यहाँ पे बनेगा, और इधर भी आप एल्काइल ग्रुप देखोगे इधर भी। तो मीन्स ये क्या बना, एक एसिटल बना। और कैसा एसिटल है, साइक्लिक एसिटल है। कैसा एसिटल है, साइक्लिक एसिटल है। और ये भी एक साइक्लिक एसिटल है। तो मीन्स यहां से आपको देखने में एक चीज मिल रही है, सॉरी यहाँ पे H था तो मैं यहाँ पे H ही लगा देता हूं, तो ये बन गया आपका साइक्लिक कीटल, हाँ एसिटल। कीटल तो जब बनता ना जब R होता, तो ये एसिटल हो गया। यहां पे ये बन गया साइक्लिक एसिड कीटल,
क्योंकि यहाँ पे कीटोन से बना है तो ये साइक्लिक कीटल होगा, वो साइक्लिक एसिटल होगा। तो साइक्लिक कीटल और साइक्लिक एसिटल का ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम प्रोटेक्शन करते हैं किसी एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वहां पे आपका साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल बनता है। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव ग्रुप केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बोलो समझ में आ गया? ओके गाइस, ओके। तो आज की क्लास में यहां तक हमने पढ़ा और आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन पे एडिशन ऑफ NH3 पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ NH3 और वी कैन से एडिशन ऑफ नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशंस पढ़ेंगे, जो आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता था, वो आप 11th 12th क्लास से पढ़ते रहो, आपकी फेवरेट रिएक्शन रही है। आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बना देते थे, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन बना देते थे, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो रिएक्शन, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अपने आप में ये। उससे बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या चल रहा था, कीटोन और एल्डिहाइड चल रहा था। फिर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ आइसोसाइनेट्स, एडिशन ऑफ एमीन्स वगैरह हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप इससे बाद में एक लेक्चर और आएगा, एक या दो लेक्चर, और उन लेक्चर में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपका इसी टाइप से फ्लुएंटली चलेगा, क्लासेस आपकी फ्लुएंटली आएगी। थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था अभी। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से कहता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार मीन्स प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी आप प्रैक्टिस से बाहर गए तो समझ लो उसी टाइम पे आप चीजों को भूलना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए प्रैक्टिस केमिस्ट्री में मस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जबकि मैं बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिस है वो मस्ट है। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन लगाओगे उससे क्लियरिटी भी उतनी आएगी आपको कॉन्सेप्ट में, और आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता लगेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में जाके आप गोल हो जाते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन का तरीका ही पता नहीं लगता, या क्वेश्चन का ही नहीं पता लगता कि ये क्वेश्चन है क्या, इसमें रिजेंट क्या है, वगैरह वगैरह चीजें। तो अभी तो रिजेंट के बारे में ज्यादा बोधक नहीं होंगे, जो हम रिजेंट धीरे धीरे हम बताने भी लग रहे हैं। धीरे धीरे उन रिजेंट्स को आप धीरे धीरे उनसे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन जब हम रिजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रिजेंट केमिस्ट्री में आपको हम रिजेंट बहुत ही अच्छे से लेके चलेंगे। तो अभी जैसे कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, इससे बाद में जैसे हम फिर रिएजेंट स्टार्ट करेंगे, रिएजेंट और स्टीरियो नेम रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, स्टीरियो। अगर किसी का ये बहुत अच्छा है, देखो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। और इससे पहले अगर मैंने जीओसी की बात कर लूं, ठीक है ना, अगर किसी के ये चार कंसेप्ट जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट और स्टीरियो बहुत अच्छे हैं, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म, वो नेम रिएक्शन को भी आराम से कर ले जाएगा। मींस उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता ही क्या ही है, वहां पे जीओसी का यूज होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज होता है, रिएजेंट का और स्टीरियो का, यही तो खेल वहां पे खेले जाते हैं। और एक ही क्वेश्चन में वो कैसे देता है, बहुत सारे कंसेप्ट वहां पे दे देता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ये चीजें टिप पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आपका बाई टिप आपको है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर थोड़ा आगे जाके जब आप नेम रिएक्शन पे जाओगे, वहां पे आपको रिएक्शंस के नाम पता लगने लगेंगे, ठीक है ना। रिएक्शंस के आपको थोड़े नाम मेमोराइज होने लगेंगे, क्योंकि नाम से डायरेक्टली नाम से भी पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली नाम से। सॉरी आपका यूपीपीसीएस में और आपका पीजीटी में, जीआईसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, वहां पे तो बहुत ही पूछ लेता है बाय नेम रिएक्शंस। तो आपके लिए और 11th 12th में भी बाय नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं यही बातें कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर अभी तक जीओसी के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज अच्छे से जीओसी के लेक्चर देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से देखिए, रिजेंट हम बहुत ही इत्मीनान से करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम इत्मीनान से करेंगे, और तब जाके हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हमारी पकड़ बनने वाली है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ बनाने के लिए सबसे पहली बात है आपको इत्मीनान, आपको धैर्य रखना होगा और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। अगर आप धैर्य रख के पढ़ने भी लग रहे हैं और पीछे का आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा सिवाय रिग्रेट के। रिग्रेट आपको होता है फिर कि यार इससे तो मैं अच्छा था कि मैं पढ़ लेता साथ साथ में, या इतना टाइम, आप ये भी सोच सकते हो कि इतना टाइम इस पे खराब ना करता और कुछ चीजें पढ़ता, लेकिन बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी लगातार प्रिपरेशन बनाए रखें। जैसे कि गेट के एग्जाम की बात करो तो गेट के एग्जाम में, और आपका यहाँ पे क्या आपका
नेट के एग्जाम में, आईआईटी जेई के एग्जाम में, और यहाँ तक कि नीट या यूपी पीजीटी या जीआईसी या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम है, वहां पे क्वेश्चंस को आप कभी भी छोटे लेवल के मान के मत चलना, कभी भी छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। अभी जो वहां पे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे 2-3 रिएजेंट दे देगा, स्टीरियो केमिस्ट्री दे देगा और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से आपको फंसा देगा वहां पे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और वैसे भी आपका जो जीआईसी वाला एग्जाम है, जीआईसी वाले एग्जाम में तो आपको आप कहोगे कि बाकी एग्जाम में तो रिएक्शन मैकेनिज्म आए या ना आए मैं कर लूंगा, लेकिन जीआईसी में आप ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीआईसी का जो मेंस में जो एग्जाम होता है वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और उसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, रिएजेंट का खेल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। स्टीरियो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी एक कंसेप्ट इनमें से आपका वीक है तो बस आपका क्वेश्चन गया, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता फिर, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चीजें तो बहुत ही अच्छे से करनी है। फिर हम मेन रिएक्शन आगे करेंगे, उससे आगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आप अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, पूरा लेक्चर को देखिए, ठीक है ना। और 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना। तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और लाइक कीजिए, जिससे कि हम आगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आए, ठीक है ना। हम यहीं पे क्या करेंगे, हम देखो अभी हम क्या क्या हमने जीओसी तो पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा, अच्छा है रिएक्शन, काफी अच्छे से अच्छे मीन्स वे पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और रिएजेंट तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, नेम रिएक्शन, और उसके साथ साथ एक चीज आएगी इनोलेट केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये भी आपके लिए मस्ट होती है पढ़ना, इसे भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज फीलिंग के साथ पढ़ो, ठीक है ना। इसे फील करो तब पढ़ो, अदरवाइज ये केमिस्ट्री जो है आपके जीवन के साथ खेलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस केमिस्ट्री में फिर आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन ठीक कर दिया, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने वाला है अगर आपको एक भी चीज इनमें से नहीं आती। तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक्स, बाय बाय।